हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2022। तो देखो 2022 में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सुमन बेरी। तो इनको ही वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, तो इनसे पहले कौन थे, क्योंकि ये 2022 में अपॉइंट हुए, तो इनसे पहले थे राजीव कुमार। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप, राजीव कुमार। इनके बाद ही आए हैं ये सुमन बेरी। अच्छा, आप देखो यहाँ पे वाइस चेयरमैन की बात हो रही है, तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके चेयरमैन की। ठीक है, तो देखो जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं ना, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के चेयरमैन हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बात करूँ ना नीति आयोग की, तो नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी जी ही थे। ठीक है, क्योंकि इनके आने से इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, और वर्तमान में जो चेयरमैन हो जाएंगे वो भी नरेंद्र मोदी जी ही हो जाएंगे। अब नीति आयोग की मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ ना, तो ये जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आप ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। और ये बना था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इससे पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन। ठीक है, पहले इसका नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, उसको हटाकर ही ना ये नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट रिलीज्ड बाय द सीएम ऑफ तमिलनाडु फॉर द इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए ना, जो यहाँ के जो सीएम, तमिलनाडु के जो सीएम है, उन्होंने एक मस्कट रिलीज किया है। तो ये जो ये मस्कट है ये क्या है, तो देखो ये जो मस्कट है ये है थम्बी। ठीक है, और थम्बी वैसे ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है लिटिल ब्रदर। थम्बी का मतलब, मैं सिर्फ आपको इसका मतलब बता रही हूँ, बट आपको ये सारा याद ना रख के सिर्फ ये याद रखना है कि थम्बी इसका मस्कट है, लिटिल ब्रदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो तमिलनाडु है, इसके जो सीएम हो जाएंगे वो हो जाएंगे MK स्टालिन। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड की। तो देखो ये ना अभी 44 नंबर का इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ द डैश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ इन जनवरी 2022। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि जनवरी 2022 में ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी है 2022 में। तो ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्या है, तो देखो इसका जो नाम है ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको पता ही है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which day is celebrated as the National Javelin Day to honor नीरज चोपड़ा by the Athletics Federation of India। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में ना नेशनल जेवलिन डे मनाया गया है। ठीक है, तो ये बनाया गया है एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसे कब मनाया गया है, नेशनल जेवलिन डे, भाला फेंक दिवस कहते हैं ना हम इसे। तो इसे देखो मनाया गया है 7 अगस्त को। तो वैसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है, और इसकी वैसे घोषणा हुई थी 2021 से ही, और 2021 से ही इसको मनाया जा रहा है हर साल 7 अगस्त को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, ये बिलोंग करते हैं पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा। ठीक है, अच्छा नीरज चोपड़ा से एक फैक्ट और याद रखेंगे आप, मैं 1 मिनट आपको बता दूं, मैं यहाँ बोल के बता देती हूँ 1 मिनट। देखो 2022 में ना नीरज चोपड़ा ने
वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा। तो देखो यहाँ पे कुछ साइट्स के नाम दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हड़प्पन साइट्स है जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना, बनावली, ये हमारा बिलोंग करता है हरियाणा से, ठीक है। तो अब देखो बनावली है तो इसके बारे में अगर कुछ हमें अगर साक्ष्य मिले हैं, अच्छा यहाँ से ना एक साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो है मिट्टी के हल के, है ना, मिट्टी के हल होते हैं ना, उसके ही प्रूफ मिले हैं यहाँ बनावली हरियाणा से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं हड़प्पा सभ्यता है जिस, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर इस बात कर लूँ ना इसकी, ऑप्शन में हमारे पास और भी है। तो जैसे ये कालीबंगन, ये हमारा राजस्थान में है, ठीक है, और लोथल गुजरात में है, बनावली मैंने बता दिया है ये हरियाणा में है, और शोरतुगई ये है कि इंडिया में ये है ही नहीं, ठीक है। तो ये है कहाँ, तो ये है देखो अफगानिस्तान में, ठीक है, ये इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान में है शोरतुगई, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। तो देखो इंडिया के सेकेंड नोबेल प्राइज विनर का नाम बताना है इसमें। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, सीवी रमन। तो देखो हमारा आंसर तो सीवी रमन हो गया, बट अगर सेकंड ये है तो फर्स्ट कौन है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट के बारे में। तो देखो ये फर्स्ट थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर और ये थे हमारे सेकंड, ठीक है। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करूँ ना, तो इनको इनके साहित्य में इनकी जो एक रचना है ना गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है। ये डेट और ये नाम सारे याद रखेंगे आप, ठीक है। तो पहले तो नोबेल प्राइज विनर तो ये थे, ठीक है। सेकंड है सीवी रमन। सीवी रमन इट मीन्स चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। इसके अलावा अब देखो नोबेल प्राइज है ना, ये अल्फ्रेड नोबेल थे ना, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डांस द स्टेट इज आर नॉट करेक्ट। तो देखो जो करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन फर्स्ट में महारस, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो जो महारस है वो अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, बिल्कुल करेक्ट गलत है। तो महारस ये है कहाँ का, तो ये है ना हमारा आसाम का, ठीक है। सेकंड में देखो हमारा फर्स्ट तो टोटली करेक्ट हो गया, टोटली इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड में हमारा वांचो। अब देखो ये जो वांचो ये भी आसाम का नहीं है, तो ये कहाँ का है, ये है अरुणाचल का। अच्छा एक चीज़ आप रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे कि इसने क्या कर दिया, ये क्रॉस इसने ऐसा कर दिया है। देखो महाराष्ट्र ये आसाम का है और वांचो ये अरुणाचल का है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु डैश। तो देखो एक फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, तो किस गुरु की याद में या किस गुरु के बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मनाया जाता है। तो ये जो गुरु हो जाएंगे ये हो जाएंगे गुरु पदम संभव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो हेमिस फेस्टिवल होता है ना, बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसमें ना बुराई पर अच्छाई की जीत जीत के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ठीक है।
तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा थीम भी पूछ लिया जाता है या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हम इस फेस्टिवल में किस बारे में बताया गया है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकती हूँ कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। ठीक है, फाइनली अच्छाई ही जीतती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। अब देखो, वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखने वाला क्वेश्चन कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो किस पर्सनैलिटी की ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, तो ये हो जाएंगे विधान चंद्र रॉय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विधान चंद्र रॉय के याद में ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया। तो देखो, इंडिया में सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो ये सीधा ये है केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और केरल की, चलो मैं एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ तो केरल ये मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ मैं स्पाइसेस लिख देती हूँ सीधा कि ये स्पाइसेस के लिए फेमस है। और दूसरा, इंडिया में देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा इलायची का प्रोडक्शन यहीं से होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इलायची के मामले में टॉप पर है केरल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नीफे लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डैश। तो देखो, जो हमारा अर्थ का लेयर है नीफे, ये किससे बना है, तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा नीफे, निकेल एंड आयरन, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं पृथ्वी के परत की, उसके लेयर्स की बात करूँ ना, तो बेसिकली ये शॉर्ट में नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी बेसिकली 3 परत होती है नीफे, ये शॉर्ट में याद रखने के लिए। ठीक है, बट आप ये सारे टर्म्स भी याद रखेंगे, नीफे, सीमा और सियाल। ठीक है, अब देखो, जो नीफे है वो क्या है, निकल प्लस आयरन, आयरन से मिलकर बना है। आयरन क्या, आयरन को बोलते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज में फेरम। ठीक है, तो इसलिए नीफे आ गया आयरन प्लस फेरम। नेक्स्ट है सीमा, तो सीमा क्या है, ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इनका ही शॉर्ट में नाम रख दिया गया है सीमा। ठीक है, अब ये सियाल क्या है, तो सियाल देखो ये है सिलिका प्लस, अच्छा मैंने ये गलत बता दिया, ये सीमा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, मैं फिर से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा मैंने, देखो आपको नीफे बता दिया था, ये बता दिया मैंने, उसके बाद है ये सीमा, उसके बाद है ये सियाल। सीमा क्या है, सिलिकन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है। ठीक है, और सियाल सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नीफे, सीमा, सियाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट। तो देखो, ये उज्ज्वला स्कीम है, ये कब आया, तो ये आया था हमारा 2016 में, मई 2016 में। ठीक है, तो 1 मई 2016 में इसे लाया गया था उज्ज्वला स्कीम को। अच्छा, इसमें बेसिकली इसको लाया क्यों गया था, तो देखो इसका जो लक्ष्य है ना, ये है बीपीएल परिवार की महिलाओं को बहुत कम रेट में एलपीजी कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, बीपीएल क्या है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक गरीबी का जो स्तर होता है ना, उससे भी ज़्यादा गरीब होते हैं ये लोग, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब देखो, ये उज्ज्वला स्कीम के तहत ये इनको एलपीजी कनेक्शन तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बट इसके पीछे कुछ पर्पस है, वो ये कि देखो जो गरीब महिलाएं होती है, जो बीपीएल की महिलाएं होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों पे खर्च कर पाए। तो क्या करती हैं ये लोग, कई बार ये जंगल में जाती है, जंगल से लकड़ियाँ वगैरह तोड़ कर ले आती हैं और प्रेफर करती है कि लकड़ियों पर ही खाना बनाए। तो इससे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि जब हम जंगल से लकड़ियाँ वगैरह हम तोड़ के लाते हैं, जो लेडीज़ वगैरह वो तोड़ के लाती है, तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट वो कम हो रहा होता है, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है ना, तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, गरीब लेडीज़ जो होती है, थोड़े पैसे बचाने के लिए ये जलावन की लकड़ियाँ ले आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो उस पर खाना बनाती है तो उससे उसके धुएं से पॉल्यूशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो उज्ज्वला स्कीम को लेकर आई है, ताकि बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही सस्ते दर पर इनको ये
एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे और ये डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, और बेसिकली इसमें फोकस किया गया है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन पर। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली रेंज एंड डिसअपियर इनटू द रन ऑफ कच्छ। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो कि जिसका कि ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से और ये जाके गिरती है रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन गुजरात में। तो देखो हमारा जो ऑप्शन लूनी है ना, ये 2, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लूनी नदी है ना ये अजमेर से ही निकलती है। कहाँ पे? राजस्थान के पास अजमेर से ही निकलती है। उसके बाद ये जाके रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात में जाके ये मिल जाती है, गुजरात में कच्छ ऑफ रन से जाके गिर जाती है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे आप, ये लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नॉन एज। तो देखो छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ वन करेंसी, कि एक करेंसी का प्राइस अनदर टर्म्स में इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं सीधा सीधा फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, और सीधा सीधा मैं बोलूँ तो विदेशी विनिमय दर। ठीक है, हिंदी भी याद करते हुए चलेंगे, विदेशी विनिमय दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पंडवानी, a traditional performing art form from Chhattisgarh in which she enacts tales from the dash with musical accompaniments। देखो यहाँ पे सीधा सा एक ये पूछा, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि तीजन बाई है, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पंडावनी की, और काफ़ी सारे ये परफॉर्मिंग आर्ट्स भी करती है और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये अपनी कहानियाँ सुनाती है। ठीक है, तो बेसिकली पंडावनी है क्या? सॉरी, मैं पंडावनी बोल रही हूँ, इट्स पंडवानी। ठीक है, ये पंडवानी है, पंडावनी नहीं है। तो ये जो पंडवानी ये है क्या? तो देखो सीधा सीधा मैं कहूँ ना तो पंडवानी यानी कि पांडवों की वाणी। ठीक है, जो पांडव लोग थे ना उनकी वाणी, मतलब उनके बारे में ये बताती हैं, पांडव के बारे में। देखो टोटल 5 पांडव थे, कौन कौन से थे ये? तो ये थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, ये 5 पांडव थे। तो इनकी ही वाणी यानी कि इनके ही दिनचर्या, इनके जीवन के बारे में बताती है ये तीजन बाई। ठीक है, अब देखो हमें पता ही है कि जो पांडव के बारे में हम पढ़ते हैं वो महाभारत में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 5 स्टार देना चाहूँगी। और अगर आप इसको अभी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिए। कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि तीजन बाई पंडवानी से रिलेटेड है, ये पूछ सकता है, या फिर ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, ये पूछ सकता है, या फिर पंडवानी क्या है ये पूछ सकता है। ठीक है, और मतलब काफ़ी सारे एग्जामिनर इसको घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप तीजन बाई को यहाँ देख सकते हो, ये है तीजन बाई, पंडवानी और तीजन बाई। ठीक है, ये पांडवों के बारे में यहाँ पे बता रही है। इनको देखो, इनको कुछ अवार्ड भी मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट अमरावती वॉज ओरिजिनली स्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ डैश। देखो बात हो रही है कि अमरावती में ना एक ग्रेट स्तूप है, वो ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड हुआ था किसके समय काल में? तो ये हुआ था सातवाहन के समय काल में। 1 लाइनर फॉर्मेट में याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अमरावती ये इससे रिलेटेड और एस्टेब्लिश हुआ था सातवाहन के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। तो देखो इंडिया में जीएसटी जो है ना वो इफेक्टिव कब से हुआ? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो देखो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल है ये हो जाएगा आर्टिकल 32।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको लिया कहाँ से गया है, तो इसको लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको कहाँ से लिया गया था, तो उसको लिया गया था रूस से, रशिया से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो अभी देखा जाए ना तो इंडिया में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो ये टोटल अभी है 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब एयरपोर्ट्स में बात हुई ना, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ना वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब ये है कहाँ, तो ये है दिल्ली में, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये। और देखा जाए तो दूसरा सबसे नंबर का सबसे बिजी एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 34 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन डैश अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। ये तो बहुत इजी भी है, सबको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बनी कब थी, तो ये बनी थी अगस्त 29, 1947, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और इसके अलावा 7 सदस्य भी थे, इनको इंक्लूड करके 7 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलो, थैंक यू सो मच, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एटलीस्ट आप इसको लाइक कर दीजिए। और जो भी आप में से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त या कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।